आज हम पढ़ेंगे यहाँ पर मोल कॉन्सेप्ट इन सॉल्यूशंस। सबसे पहले यहाँ पर देखो कि हमारे पास में अगर कोई भी बाइनरी सॉल्यूशन दो कंपोनेंट प्रेजेंट हो और सॉल्वेंट, तो वहाँ पर ऐसे केस में कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की कैसे निकालते हैं, वहाँ पर कौन से तरीके हैं बाइनरी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करके। तो हमारे पास में बाइनरी सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, कौन से, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलके सॉल्यूशन बनाते हैं, और यहाँ पर कंसंट्रेशन अगर हमें सॉल्यूशन की निकालनी है, कंसंट्रेशन निकालनी है सॉल्यूशन, किसमें निकाल सकते हैं, कौन कौन से यहाँ पर हम पैरामीटर यूज़ कर सकते हैं, किस तरीके से निकाल सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सबसे पहले हमारे पास में यहाँ पर मेथड होता है, फर्स्ट इज मोलैरिटी। सबसे पहला जो हम मेथड देखेंगे यहाँ पर कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करने के लिए, वो क्या है, मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होती है कि अगर हमने यहाँ पर जो सॉल्यूट प्रेजेंट है उसके नंबर ऑफ मोल्स बना लिए, उसके हमने यहाँ पर मोल्स बना लिए। मोल्स कैसे बना लिए देखते हैं अभी। तो हम यहाँ पर सबसे पहले सॉल्यूट के मोल्स बनाएंगे और उसको डिवाइड कर देंगे यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर्स, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर्स। ठीक है, ये हमारे पास में कैपिटल एम मोलैरिटी आएगा। मोल्स ऑफ द सॉल्यूट यहाँ पर कैसे बना सकते हैं, मोल्स बनाने के लिए जो सॉल्यूट का मास है, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट को डिवाइड करो उसके मोलर मास से। ठीक है, जब हम उसको उसके मोलर मास से डिवाइड करेंगे, मास ऑफ द सॉल्यूट को मोलर मास से डिवाइड करेंगे, तो ये नंबर ऑफ मोल्स बनाएगा सॉल्यूट की, और उसको वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन से डिवाइड करोगे लीटर में लाकर, तो मोलैरिटी हमें यहाँ पर पहली कंसंट्रेशन टर्म का पता चल रहा है। इसके बाद सेकेंड टर्म यहाँ पर देखते हैं, इसको बोलते हैं मास परसेंटेज। मास परसेंटेज का दूसरा नाम होता है डब्लू, डब्लू डब्लू बाय डब्लू परसेंटेज। ये हमारे को क्या बताता है, यहाँ पर मास परसेंट होता है कि अगर हमने यहाँ पर मास ऑफ द सॉल्यूट को डिवाइड करा है मास ऑफ द सॉल्यूशन से। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट को किससे डिवाइड करा है, मास ऑफ द सॉल्यूशन से। जैसे कि आपके एक सब्जेक्ट में मार्क्स आए और आपने उसको टोटल मार्क्स ऑफ ऑल द सब्जेक्ट से डिवाइड कर दिया और परसेंटेज निकाल ली 100 से, तो ये एक सब्जेक्ट की परसेंटेज निकालने का मेथड हुआ। यहाँ पर मास परसेंटेज में भी वही करना है, मास ऑफ वन सॉल्यूट जो कि हमारे पास में बाइनरी सॉल्यूशन में एक ही प्रेजेंट है यहाँ पर, उसको डिवाइड करो मास ऑफ सॉल्यूशन से और मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर 100 से, 100 में परसेंटेज आ गई हमारे पास में। ठीक है, मास परसेंटेज डब्लू बाय डब्लू परसेंटेज। तो ये जो है हम यहाँ पर बोलते हैं कि सॉल्यूट जो है हमारे पास में, यहाँ पर हमने इसमें लिया था ग्राम्स के अंदर, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन। ये 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन के अंदर हमने यहाँ पर मास परसेंटेज की वैल्यू देखी है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। मास ऑफ द सॉल्यूट ग्राम्स में लिया और मास ऑफ सॉल्यूशन जो लिया है वो 100 ग्राम्स के अंदर इसकी परसेंटेज को हमने कैलकुलेट करा है। तो ये हो गया हमारे पास में सेकेंड मेथड। यहाँ पर थर्ड मेथड क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन निकालना। स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन हम कैसे निकाल सकते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन हम कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पर मान लो कि हमारे पास जो मास सॉल्यूट का है, सॉल्यूट का जो मास प्रेजेंट है वो हमने यहाँ पर ग्राम्स में लिया है और उसको हमने यहाँ पर डिवाइड किया है किससे, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर्स, यानी कि हमारे पास में यहाँ पर m बाई वी हो गई वैल्यू स्ट्रेंथ की, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ज़्यादातर आप लाइब्रेरी जब हम लेबोरेटरी के अंदर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन वहाँ पर निकालने को मिलता है टाइट्रेशंस के अंदर, वहाँ पर इसको यूज़ करते हैं। वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर्स, एक लीटर जो है वो कितने डेसीमीटर के क्यूब के बराबर होता है, ये हमारे पास में 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, और स्ट्रेंथ जो है इसके यूनिट्स हमारे पास में यहाँ पर क्या हो जाएंगे, ग्राम पर लीटर, ग्राम पर लीटर में हम इसके यूनिट्स को एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, या ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में। और ये मास परसेंटेज की वैल्यू हो गई हमारे पास में, मोलैरिटी की वैल्यू, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। इसके जो यूनिट्स यहाँ पर होंगे मोलैरिटी के यूनिट्स, या तो हम इसे कैपिटल एम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर हम इसको मोल्स पर लीटर से भी रिप्रेजेंट। ठीक है, ये दोनों हमारे पास में यहाँ पर यूनिट्स को एक्सप्रेस करने के लिए मेथड है।
तो ये 3 हमने यहाँ पर डिफरेंट वेज पढ़े। अगर हमें यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन निकालना है, के बाद और क्या मेथड है यहाँ पर, मोलालिटी। तो मोलालिटी क्या होता है, इस मोलालिटी, मोलालिटी क्या होता है कि हमारे पास में जो मोल्स हमने यहाँ पर सॉल्यूट के बनाए हैं, कैसे बनाए थे, मोल्स ऑफ द सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो यही जो हमने मोल्स ऑफ सॉल्यूट बनाए हैं, इसको हम यहाँ पर सॉल्वेंट के मास से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर लेंगे मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हमने यहाँ पर किससे डिवाइड किया है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, मोल्स बनाए हमने यहाँ पर सॉल्यूट के और उसको मास ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी लेके इससे डिवाइड कर दिया। 1000 ग्राम हमने यहाँ पर सॉल्वेंट का मास लिया, उससे डिवाइड कर दिया। मोल्स ऑफ सॉल्यूट को, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए स्मॉल m यहाँ पर यूज़ करते हैं। और मोलालिटी की वैल्यू हमारे पास में कंसनट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन को डिफाइन करने के लिए यूज़ की जाती है। इसके बाद देखो यहाँ पर और क्या मेथड है, मोलालिटी के बाद नेक्स्ट मेथड होता है हमारे पास में नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी, इसको कैसे डिफाइन करते हैं और कैसे हम इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो नॉर्मेलिटी जो होती है हमारे पास में यहाँ पर, उसमें हम मोल्स ऑफ सॉल्यूट ना लेके ग्राम इक्विवेलेंट्स बनाते हैं, सॉल्यूट के ग्राम इक्विवेलेंट्स बनाते हैं। ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट, और उसको डिवाइड करेंगे यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर्स, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो ये जो ग्राम इक्विवेलेंट्स यहाँ पर बनेंगे, ये ग्राम इक्विवेलेंट्स बनेंगे कैसे, ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे बनेंगे, ये बनेंगे जब हम यहाँ पर मास ऑफ द सॉल्यूट जो हमने ग्राम्स में लिया था, उसको हम यहाँ पर इक्विवेलेंट मास से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये हम अभी कर रहे हैं नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी के अंदर हमने ग्राम इक्विवेलेंट्स बनाए सॉल्यूट के और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर से डिवाइड किया। लेकिन ये बनेंगे कैसे यहाँ पर ग्राम इक्विवेलेंट्स, ये देखो ग्राम इक्विवेलेंट्स बनाने के लिए हमने यहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूट लिया ग्राम्स के अंदर, वो डिवाइड किया है यहाँ पर इक्विवेलेंट मास ऑफ द सॉल्यूट। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, इक्विवेलेंट मास ऑफ द सॉल्यूट हम यहाँ पर कैसे निकालेंगे, इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए बहुत सारे मेथड होते हैं। ये डिपेंड करता है कि हमने यहाँ पर किस तरह का सॉल्यूट लिया है। अगर हमने यहाँ पर एक एसिड लिया है सॉल्यूट के अंदर, तो इक्विवेलेंट मास निकालने का मेथड होगा यहाँ पर कि हम मोलर मास जो प्रेजेंट है एसिड का, मोलर मास ऑफ एसिड, उसको हम यहाँ पर इसकी बेसिसिटी से डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम यहाँ पर H2SO4 ले रहे हैं, H2SO4 में H2SO4 को जब वाटर में डिज़ोल्व किया जाएगा, तो ये हमें यहाँ पर 2H पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव आयन का मतलब है कि हमारे पास में यहाँ पर 2H पॉजिटिव आयन जो है, ये इसकी बेसिसिटी है, बेसिसिटी कितनी है इसकी, 2 है। ठीक है, इसकी बेसिसिटी कितनी है यहाँ पर, 2 है। तो हमने यहाँ पर जब इक्विवेलेंट मास निकालना है एसिड का, तो मोलर मास एसिड का लेकर जो कि 98 होगा, H2SO4 का मोलर मास कैलकुलेट कर लो यहाँ पर। ठीक है, 32 और ये 2 प्लस 32 प्लस 64, तो ये हो गया हमारे पास में यहाँ पर 98 को डिवाइड कर देंगे यहाँ पर बेसिसिटी से 2 से, 49 इक्विवेलेंट मास हो गया हमारे पास में, अगर H2SO4 की हम यहाँ पर बात करें इक्विवेलेंट मास निकालने की। ठीक है, इसी तरह से बेस की भी हम निकाल सकते हैं। तो बेस के अंदर मोलर मास लेंगे बेस का, डिवाइड कर देंगे उसकी एसिडिटी से, ये कितना नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन हमारे पास में वहाँ पर आ रहा है। इसी तरह से सॉल्ट की भी निकाल सकते हैं। तो मान लो कि हमने यहाँ पर इक्विवेलेंट मास निकालना है बेस का, बेस में एक एग्जांपल ले लिया NaOH, मोलर मास हमने यहाँ पर NaOH का देखा 40 होता है ना, और उसको हमने यहाँ पर डिवाइड किया है इसकी एसिडिटी से। एसिडिटी कितनी होती है यहाँ पर, एसिडिटी होती है इसके NaOH एक ही OH नेगेटिव आयन रिलीज करता है, तो 1 से डिवाइड करेंगे, सेम रहेगा यहाँ पर इक्विवेलेंट मास बेस का। अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता तो वहाँ पर एसिडिटी, क्योंकि वो 2 OH नेगेटिव आयन रिलीज करता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ पर उसकी एसिडिटी कितनी हो जाती, जब सॉल्यूशन में जाके ये डिजोल्व होगा तो 2 OH आयन रिलीज करेगा, तो इसकी एसिडिटी कितनी होगी यहाँ पर 2 से डिवाइड कर देंगे। जो भी मोलर मास होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का में
एसिडिटी के लिए 2 रख के वैल्यू, और फिर हमारे पास में इक्विवेलेंट मास आ जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। समझ गए? इस तरीके से हम यहाँ पर इक्विवेलेंट मास एसिड या बेस का निकाल सकते हैं। इसके बाद एक सॉल्ट के लिए अगर हमें यहाँ पर इक्विवेलेंट मास की वैल्यू निकालनी है तो हम सॉल्ट के लिए कैसे निकालेंगे? सॉल्ट के लिए निकालने के लिए हमें यहाँ पर जो भी सॉल्ट में हमारे पास में पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट होते हैं उससे डिवाइड करते हैं मोलर मास को। ये मोलर मास लिया है हमने किसका? सॉल्ट का, और उसको पॉजिटिव आयंस का जो नंबर प्रेजेंट है, टोटल पॉजिटिव वैलेंसी जो मेटल एटम्स की प्रेजेंट है, टोटल वैलेंसी ऑफ पॉजिटिव या मेटल एटम की जितनी भी पॉजिटिव वैलेंसी हमारे पास में टोटल पॉजिटिव वैलेंसी प्रेजेंट है उससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये जो है हमारे को यहाँ पर इक्विवेलेंट मास देगा सॉल्ट का। सॉल्ट का इक्विवेलेंट मास हमें यहाँ पर मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इक्विवेलेंट मास की वैल्यू निकाल कर नॉर्मेलिटी की वैल्यू को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट जो कंसंट्रेशन टर्म है हमारे पास में वो कौन सी है? वो है हमारे पास में मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन जो होता है वो क्या होता है? मोल फ्रैक्शन जो है वो हमारे पास में एक किसी कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स को अगर हम टोटल नंबर ऑफ मोल्स से डिवाइड कर, जैसे कि हमने यहाँ पर एक मोल फ्रैक्शन लिया, एक कंपोनेंट है 1 और 2, दो प्रेजेंट है कंपोनेंट्स, 1 और 2 कंपोनेंट मिलके मोल फ्रैक्शन हमें यहाँ पर दोनों कंपोनेंट का निकालना है। तो फर्स्ट कंपोनेंट के लिए अगर हम यहाँ पर मोल फ्रैक्शन की वैल्यू निकालें, ठीक है, जैसे कि अगर हमने यहाँ पर सॉल्यूट को 2 से रिप्रेजेंट किया है, 1 को सॉल्वेंट से रिप्रेजेंट किया है, तो x2 यहाँ पर शो कर रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट यहाँ पर कैसे निकालेंगे? जो नंबर ऑफ मोल्स हैं हमारे पास में सॉल्यूट के, उसको टोटल नंबर ऑफ मोल्स, जितने भी सॉल्यूशन में कंपोनेंट प्रेजेंट है उनके नंबर ऑफ मोल्स बना के उससे डिवाइड कर देंगे, तो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट की वैल्यू वहाँ पर निकल जाएगी। इसी तरह से अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी वन कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन, जैसे कि सॉल्वेंट बचा हमारे पास में, ठीक है, सॉल्वेंट के लिए हमें यहाँ पर वैल्यू निकालनी है मोल फ्रैक्शन की, तो कैसे निकालेंगे? यहाँ पर मोल फ्रैक्शन की वैल्यू सॉल्वेंट के लिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ये कैसे निकलेगी? यहाँ पर इसके अंदर n1 की वैल्यू को डिवाइड कर दो टोटल नंबर ऑफ मोल्स से, n1 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, तो ये हमें यहाँ पर क्या देगा? ये हमें यहाँ पर देगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, ये जो हमारे पास में मोल फ्रैक्शंस की वैल्यू आई हैं दो कंपोनेंट के लिए, मोल फ्रैक्शन की वैल्यू हमारे पास में दो कंपोनेंट कौन से प्रेजेंट है? x1 और x2। ये दोनों की वैल्यू अगर हम यहाँ ऐड करेंगे तो वो हमेशा सॉल्यूशन के अंदर यूनिटी के बराबर होगी। अगर आपने एक कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन की वैल्यू निकाल ली है तो दूसरे की निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 1 में से माइनस कर दो, दूसरा भी अपने आप आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने मान लो कि x1 जो है निकाल लिया, तो x1 की वैल्यू अगर आपने निकाल ली है तो x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? x2 की वैल्यू 1 माइनस x1 हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पर मोल फ्रैक्शन किसी भी कंपोनेंट का सॉल्यूशन अगर दो से ज़्यादा प्रेजेंट है तो दो की निकाल लो, थर्ड वाला हम माइनस करके निकाल लेंगे टोटल में से। इसी तरीके से अभी हमारे पास में एक टर्म होती है ppm, पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन जो टर्म है उसको कैसे यूज़ करते हैं? एक कंपोनेंट है हमारे पास में ए कंपोनेंट, इसके लिए पार्ट्स पर मिलियन की वैल्यू निकालनी है, तो हम यहाँ पर जो मास की वैल्यू है, जो ग्राम्स में ए कंपोनेंट की वैल्यू है मास, उसको मास ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड कर दो। ठीक है, जैसे मास परसेंटेज निकाला था ना हमने, लेकिन यहाँ परसेंटेज ना होके हमने पार्ट्स पर मिलियन में बात करी है, तो पार्ट्स पर मिलियन जो वैल्यू होती है वो किस में होती है? 10⁻⁶, यानी कि पर मिलियन। कितना? पर मिलियन हमने यहाँ पर वैल्यू देखी है सॉल्यूट की सॉल्यूशन में जो प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे परसेंटेज 100 के अंदर देखते हैं तो ये पर मिलियन के अंदर हम यहाँ पर वैल्यू देख रहे हैं ppm की। और इसके बाद जो हमारे पास में यहाँ पर इक्वेशंस लगती हैं वो है मोलारिटी और नॉर्मेलिटी की इक्वेशंस। क्या होती हैं वो? मोलारिटी और नॉर्मेलिटी की इक्वेशंस देखो यहाँ पर क्या होती हैं हमारे पास में। मान लो कि हमारे पास में यहाँ पर
आपने टाइट्रेशंस करी होंगी लैब के अंदर, तो वहां पर हम क्या देखते हैं कि एक कंपोनेंट की मोलैरिटी हमारे को गिवन है, ठीक है, दूसरे की निकालनी है। अगर हमें एक कंपोनेंट का वॉल्यूम पता है और दूसरे का भी पता है, तो सेकंड कंपोनेंट की मोलैरिटी को हम मोलैरिटी इक्वेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। समझ में आ रही है ना? यहाँ पर ये हमने जो इक्वेशन लगाई इसको बोलते हैं मोलैरिटी इक्वेशन। अब ये मोलैरिटी इक्वेशन क्या बता रही है यहाँ पर कि एक कंपोनेंट मोलैरिटी का हमें पता था, ये वॉल्यूम हमें पता था, M2 की वैल्यू हमें यहाँ पर निकालनी थी, V2 की वैल्यू हमें पता थी, ठीक है। तो इतनी चीजें अगर हमें पता है तो M2 की वैल्यू हमें इक्वेशन लगा के यहाँ पर निकाल सकते हैं, यानी कि सेकेंड मोलैरिटी हम निकाल सकते हैं ऐसे सॉल्यूशन की जब हमने एक सॉल्यूशन के अंदर उसके वॉल्यूम को चेंज किया। जो नया सॉल्यूशन बना है वहां पर उसकी मोलैरिटी क्या होगी, ठीक है। एक सॉल्यूशन है, उसकी मोलैरिटी M1 है, उसका वॉल्यूम V1 है, हमने उसके वॉल्यूम को चेंज कर दिया, मान लो हमने उसमें वाटर ऐड कर दिया, वाटर ऐड करने से एक नया सॉल्यूशन बना V2, नया हमारे पास में जो हमने वहां पर वॉल्यूम चेंज किया उसकी वैल्यू है, तो नए सॉल्यूशन की मोलैरिटी यहाँ पर क्या हो जाएगी, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो ये जो है यहाँ पर M1V1 इज इक्वल टू M2V2 की वैल्यू लगेगी। और उसके बाद जो है हमारे पास में यहाँ पर एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के अंदर, तो हमारे पास यहाँ पर ये वैल्यूज जो हैं वो स्टिक्योमेट्री के हिसाब से बैलेंस हो जाती है। लेकिन अगर मान लो बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं है, ठीक है, वहां पर हम ये कॉन्स्टेंट्स यूज करते हैं। Na कोई भी हमारे हमने यहाँ पर स्टिक्योमेट्री कॉफिशिएंट लिया है, ठीक है, जो एक राइट हैंड साइड और एक लेफ्ट हैंड साइड के लिए हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो Ma/Va इज इक्वल टू NBMB/Vp। ये जो है इक्वेशन हमारे पास में वो मोलैरिटी इक्वेशन है। इसके अंदर M1 और V1 जो है हमारे पास में वो जिस तरीके से मोलैरिटी और वॉल्यूम की वैल्यूज थी वो हमने यहाँ पर 1 की जगह A रखा हुआ है और स्टिक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट की वैल्यू ली है। जो भी कंपोनेंट आपने यहाँ पर लिया, मान लो हमने HCl और NaOH की टाइट्रेशन करी, तो बैलेंस करते हुए HCl के केस में स्टिक्योमेट्री यूज हो रही है, वहां पर कॉफिशिएंट्स की वैल्यू है, वो वैल्यू हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस जब हम बनाएंगे, इक्वेशंस बनाएंगे, वहां पर हम इनको देखेंगे किस तरीके से हम यहाँ पर इनको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारे पास में एक कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के कुछ मेथड के, हम वहाँ पर कैसे कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल्स बनाते हैं इनसे रिलेटेड के, मान लो हमने यहाँ पर जितने भी फॉर्मूलाज पढ़े इनके लिए हमें यहाँ पर डिफरेंट क्वेश्चंस आएंगे, तो हम उनको कैसे बनाएंगे, ठीक है, कैसे बनाएंगे वहाँ। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन देखते हैं। अगर मान लो हमारे पास में 2 ग्राम सब्सटेंस ए दिया हुआ है और 18 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर हमने उसको डिसॉल्व किया, बताओ यहाँ पर मोलैरिटी सॉल्यूशन की कितनी होगी, ठीक है, या मास परसेंट हमारे पास में सॉल्यूशन का कितना प्रेजेंट हो। ये हमारे पास में यहाँ पर एक क्वेश्चन है। मास परसेंटेज की वैल्यू हमें यहाँ पर निकालनी है, फिर हम धीरे धीरे यहाँ पर मोलैरिटी की वैल्यू और नॉर्मेलिटी सबकी वैल्यूज देखेंगे निकालना। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं मास परसेंट, ठीक है। मास परसेंटेज की वैल्यू देखो यहाँ पर कैसे निकालेंगे। तो हमने मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या पढ़ा था कि मास जो है वो हमारे पास में सॉल्यूट का लेके उसको टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो मास ऑफ सॉल्यूशन जो है हमने यहाँ पर लेना है और इसकी परसेंटेज हम 100 में देख लेंगे। अभी हमारे पास में यहाँ पर ये 2 ग्राम है और टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, ये तो सॉल्यूट का हो गया, ये सॉल्वेंट का हो गया। तो 18 + 2 हमारे पास में 20, 2/20 कितना हो गया, 1/10.1 हमारे पास में यहाँ पर जो वैल्यू आई है 0.1, ठीक है, 0.1 इंटू 100। तो ये हमारे पास में यहाँ पर 0.1 इंटू 100 यानी कि टोटल 10% ये हो गई हमारे पास में यहाँ पर इसकी मास परसेंटेज की वैल्यू। सेकेंड क्वेश्चन देखो यहाँ पर कि अगर हमने यहाँ पर मोलैरिटी ऑफ NaOH निकालना है, मोलैरिटी ऑफ NaOH, मोलैरिटी ऑफ NaOH इन सॉल्यूशन कैसे निकालना है। अगर हमने 4 ग्राम जो है वो NaOH का लिया है
4 ग्राम ऑफ NaOH को हमने यहाँ पर डिजोल्व किया है 250 ml ऑफ सॉल्यूशन के अंदर। तो बताओ यहाँ पर मोलैरिटी कितनी होगी सॉल्यूशन। ठीक है, देखो इसको कैसे निकालेंगे, यहाँ पर मोल्स बताओ, यहाँ पर मोल्स सॉल्यूट के कैसे बनाएंगे। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप हमारे पास में मोल्स ऑफ सॉल्यूट बनाने NaOH के। तो 4 ग्राम तो हमारे पास में यहाँ पर सॉल्यूट का मास दिया, और मोलर मास NaOH का कितना हो जाएगा। NaOH का मोलर मास हमारे पास में कितना हो जाएगा, मोलर मास ऑफ NaOH 23 प्लस 16 प्लस 1, ठीक है, ये कितना हो गया 40 म्यू। तो 40 से डिवाइड कर दिया यहाँ पर, और ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए हमारे पास में। निकालना क्या था, मोलैरिटी, लेकिन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन हमें यहाँ पर लीटर्स में कन्वर्ट करना होगा, हमारे को ये भी पता है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए 250 को हम 1000 से डिवाइड कर देंगे, ये आ गया हमारे पास में यहाँ पर 0.25 लीटर। ठीक है, क्योंकि ये ml में था ना, लीटर में चेंज करना है जो मोलैरिटी की वैल्यू निकालनी होती है। मोलैरिटी की वैल्यू आ जाएगी अब यहाँ पर, ये हमारे पास में 4 डिवाइडेड बाई 40.1, तो नंबर ऑफ मोल्स बने हैं, इसको 0.25 जो वॉल्यूम है इससे डिवाइड कर दिया, और 0.4 मोलर सॉल्यूशन की वैल्यू आ रही है हमारे पास में, 0.4 मोल्स पर लीटर या 0.4 मोलैरिटी आ रही है सॉल्यूशन की। ठीक है, तो ये हमने एक क्वेश्चन बनाया है यहाँ पर। उसके बाद देखो हमारे पास में यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि मान लो हमने यहाँ पर ऑक्सैलिक एसिड लिया है। ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, COH होल ट्वाइस इंटू 2 वाटर मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर जो ऑक्सैलिक एसिड प्रेजेंट है, अगर हमने यहाँ पर इसको प्रिपेयर करा है 0.63 ग्राम, 0.63 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, ये जो हमारे पास में सॉल्यूट है, इसको हमने यहाँ पर 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन में लिया है। तो बताओ यहाँ पर मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी क्या होगी सॉल्यूशन की, मोलैरिटी क्या होगी, नॉर्मेलिटी क्या होगी सॉल्यूशन की। तो ऑक्सैलिक एसिड का जो मोलर मास यहाँ पर निकल के आएगा, मोलर मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड वो कितना आएगा, COH का होल ट्वाइस इंटू 2 वाटर मॉलिक्यूल। ये हो गया हमारे पास में, यहाँ पर कैलकुलेट कर लो इसको, तो 32 प्लस 32, और ये यहाँ पर 2 और 24, 126, ये क्योंकि 2 वाटर मॉलिक्यूल्स 36, यहाँ पर ये वैल्यू भी ऐड कर देंगे इसमें, 126 हो गया, ये 126 ग्राम पर मोल हमारे पास में यहाँ पर मोलर मास आया है ऑक्सैलिक एसिड हाइड्रेटेड सॉल्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट है। अब सबसे पहले मोलैरिटी की वैल्यू को यहाँ पर निकालेंगे कैसे। तो सबसे पहले जो मोलैरिटी की वैल्यू हमें यहाँ पर निकालनी है वो कैसे निकालोगे, मोलैरिटी की वैल्यू निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स जो प्रेजेंट है सॉल्यूशन के अंदर उसको फाइंड आउट करो, यानी कि 0.63 को हमने यहाँ पर डिवाइड करा 126 से, ये नंबर ऑफ मोल्स हो गया। और अगर हम यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन से भी डिवाइड कर दें, सीधा हम डायरेक्ट कर देते हैं यहाँ पर 250 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या होता है, सेंटीमीटर क्यूब का मतलब होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 ml के बराबर होता है। तो यहाँ पर हमारे पास में ये 250 ml हो गया। 250 ml को लीटर में चेंज करने के लिए हमने यहाँ पर 1000 से डिवाइड किया, तो अभी मोलैरिटी की वैल्यू हमारे पास में यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 0.63 डिवाइडेड बाई 126 इंटू 1000 बाई 250। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास में यहाँ पर कट के वैल्यू आ जाएगी 0.02 मोल पर लीटर। तो ये आई है मोलैरिटी की वैल्यू, इतना मोलर सॉल्यूशन हमारे पास में प्रेजेंट है। लेकिन हमें यहाँ पर इसने साथ में नॉर्मेलिटी की वैल्यू भी पूछी हुई है। नॉर्मेलिटी की वैल्यू के अंदर हमने यही सब कैलकुलेट करना है, लेकिन वहाँ पर मोलर मास की जगह इक्विवेलेंट मास हमारे को ऑक्सैलिक एसिड का चाहिए। ठीक है, इक्विवेलेंट मास जब हम ऑक्सैलिक एसिड का निकालेंगे तो यहाँ पर ये 2H प्लस आयन रिलीज कर रहा है, 2H आयन रिलीज करेगा तो इसकी बेसिसिटी 2 हो जाएगी, यानी कि हम यहाँ पर 126 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 63 ग्राम 63 हमारे पास में ग्राम इक्विवेलेंट्स जो है इक्विवेलेंट मास की वैल्यू आ गई। और ग्राम इक्विवेलेंट्स जब हमें यहाँ पर बनाने होंगे इसके, तो ग्राम इक्विवेलेंट्स बनाने के लिए कैसे बनाते हैं, जितना मास हमें यहाँ पर सॉल्यूट का दिया हुआ है 0.63, उसको इक्विवेलेंट मास से डिवाइड कर दो, 0.63 डिवाइडेड बाय 63 ग्राम इक्विवेलेंट्स बन गए। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला याद है, नॉर्मेलिटी में हमने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स बनाए थे 0.63 डिवाइडेड बाय 63, जो कि ये बन गए ऑक्सैलिक एसिड के, और उसको वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर से डिवाइड किया था। तो यहाँ पर 250 सेंटीमीटर क्यूब को, जो कि ml में प्रेजेंट है, इसको लीटर में लाने के लिए 1000 से डिवाइड किया। ये वैल्यू हमारे पास में अभी यहाँ पर कितनी हो जाएगी,
ये डिवाइड करके कितना आ रहा है 0.01 ग्राम इक्विवेलेंट, और यहाँ पर 250 को डिवाइड करो 1000 से, ये कितना हो जाएगा 0.50। ठीक है, तो हम यहाँ पर 0.04 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर हमारे पास में यहाँ पर नॉर्मेलिटी की वैल्यू आ रही है। इस तरीके से हमने यहाँ पर ये एक क्वेश्चन किया जिसमें मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी दोनों की वैल्यू को कैलकुलेट की। ठीक है, इसी तरह एक और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। तो अगर हमें कोई भी सॉल्यूशन दे रखा है जिसके अंदर हमें एक सॉल्यूशन की मोलैरिटी दे रखी है, दूसरे की निकालनी है, मोलैरिटी इक्वेशन लगानी है, ठीक है, या फिर हमें वहाँ पर क्वेश्चन के अंदर डेंसिटी का क्वेश्चन दिया, जैसे कि डेंसिटी हाइड्रोक्लोरिक एसिड की डेंसिटी यहाँ पर 1.19 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दी हुई है, और जो 38% HCl हमें यहाँ पर बाय मास की वैल्यू दे रखी है एक अकॉन्क HCl के लिए। ठीक है, डेंसिटी की वैल्यू इतनी है 1.19 और 38% HCl बाय मास हमारे पास में वहाँ पर प्रेजेंट है। तो ये बताओ कि मोलैरिटी सॉल्यूशन की कितनी होगी और डेंसिटी कितनी होगी। तो डेंसिटी कितनी होगी वहाँ पर, सॉरी डेंसिटी तो हमें गिवन है, यहाँ पर मोलैरिटी कितनी होगी हमारे पास में, मोलैरिटी कितनी होगी सॉल्यूशन की, कैसे निकालेंगे, डेंसिटी अगर गिवन है तो मोलैरिटी कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हम मोलैरिटी को कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन समझ में आ गया, हमारे पास में 38% HCl बाय मास दे रखा है, उसकी डेंसिटी दे रखी है, मोलैरिटी की वैल्यू निकालनी है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अभी इसके अंदर सबसे पहले तो हमारे पास में यहाँ पर जो 38% बाय मास हमें वैल्यू दे रखी है 38% HCl बाय मास, इसका मतलब ये है कि 38 ग्राम ऑफ HCl को हमने यहाँ पर 100 ग्राम्स ऑफ HCl में डिजोल्व किया। ठीक है, 38 ग्राम ऑफ HCl को हमने यहाँ पर 100 ग्राम ऑफ HCl के सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया है। ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। मास बाय मास परसेंटेज हमें यहाँ पर दे रखी है। मास बाय मास का मतलब इतने ग्राम्स 38 ग्राम 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन के अंदर HCl के डिसॉल्व करके हमें यहाँ पर दिए हुए हैं। समझ में आई बात। तो अगर हमें ये चीज़ पता चल रही है, इससे बहुत सारी चीज़ें हमें और भी पता चल गई कि हमें यहाँ पर मास ऑफ द सॉल्यूट पता चल गया, ठीक है, और मास ऑफ द सॉल्यूशन पता चल गया, हमें यहाँ पर डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन पता था। तो हम यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन को कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि हमें क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है और हमें चाहिए मोलैरिटी निकालने के लिए। तो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, यहाँ पर मास को अगर हम यहाँ पर डिवाइड कर दें डेंसिटी से, क्योंकि हमें पता है डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा मास बाय डेंसिटी। मास ऑफ द सॉल्यूशन हमें यहाँ पर पता चल गया क्वेश्चन से 100 ग्राम है, और डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन हमें क्वेश्चन में 1.19 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दे रखी है। दोनों की यूनिट्स यहाँ पर हमने बराबर रखने हैं, और इसको डिवाइड करने के बाद में ये वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन हमारे पास में यहाँ पर आ जाएगा। ये कितना आएगा यहाँ पर 84.03 सेंटीमीटर क्यूब। 84.03 सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास में यहाँ पर वॉल्यूम आ जाएगा सॉल्यूशन का। ठीक है, अगर इसको लीटर में चेंज करोगे, क्योंकि ये 84.03 ml है, तो लीटर के अंदर तो हम 1000 से डिवाइड करके वैल्यू निकालेंगे, तो लीटर के अंदर 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास में वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर 0.084। ठीक है, ये हमारे पास में यहाँ पर लीटर के अंदर वैल्यू होगी। अभी हमारे पास में नंबर ऑफ मोल्स बना लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl बना लेते हैं, क्योंकि वो हमारे को अभी नहीं पता चले हैं। 38 हमारे पास में यहाँ पर ग्राम्स में मास दे रखा है HCl का, इसको मोलर मास से डिवाइड कर दो। HCl का मोलर मास हमारे पास में कितना हो जाएगा, HCl का मोलर मास कितना हो जाएगा हमारे पास में, ये 35.5 प्लस 136.5 हो गया हमारे पास। ठीक है, इसे हमने डिवाइड कर दिया, तो नंबर ऑफ मोल्स आ गए हमारे पास में, वैल्यू आ जाएगी 1.04 मोल्स। अब जो ये यहाँ पर हमारे पास में नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू आ रही है, ये 36.5 को डिवाइड करके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl हमने यहाँ पर निकाल लिए हैं। इसके बाद क्या हम मोलैरिटी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, कर सकते हैं। देखो यहाँ पर अभी हमारे पास में बचा ही क्या मोलैरिटी कैलकुलेट करने के लिए, कुछ भी नहीं बचा है। हमने यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए हैं, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन लीटर में हमारे पास में आ चुका है, तो 0.084 को इससे डिवाइड किया, ये हमारे पास में यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है ये कितनी आ जाएगी डिवाइड करके 12.38 मोलर सॉल्यूशन या मोल पर लीटर सॉल्यूशन। ठीक है,
तो इस तरीके से हम यहाँ पर डेंसिटी से रिलेटेड मोलैरिटी के क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। क्या हमारे पास में हम यहाँ पर अगर हमारे पास कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जहाँ पर हमें मोलैरिटी एक सॉल्यूशन की दे रखी है, दूसरे सॉल्यूशन की मोलैरिटी को निकालना है या वॉल्यूम को निकालना है, ठीक है, तो वहाँ पर कैसे यूज़ करेंगे क्वेश्चन को? अगर हम यहाँ पर दूसरे तरीके से करके देखें मोलैरिटी इक्वेशन लगा के, तो कैसे करेंगे कि यहाँ पर हमारे पास में क्वेश्चन दिया हुआ है वट वॉल्यूम ऑफ कॉन्क HCl का हम यहाँ पर कितना वॉल्यूम जो है हमारे को लगेगा इज रिक्वायर्ड टू मेक 1 लीटर 1 लीटर ऑफ 0.10 मोलर HCl, ठीक है। तो हमें यहाँ पर कितना वॉल्यूम लगेगा अगर हमें 1 लीटर ऑफ 0.1 मोलर HCl का सॉल्यूशन बनाना है? बहुत आसान है, कैसे करेंगे? मोलैरिटी इक्वेशन लगाएंगे, यहाँ पर भी m1v1 इज इक्वल टू m2v2 की इक्वेशन लगेगी। m1 की वैल्यू हमारे पास में यहाँ पर ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं 12.38, इसका जो वॉल्यूम है वो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। जो हमारे पास में इसने बोला है 1 लीटर ऑफ 0.1 मोलर HCl जो है हमारे पास में यहाँ पर प्रेजेंट है, तो ये जो है हमारे पास में यहाँ पर 0.1 मोलर तो प्रेजेंट है, इसका 1 लीटर हमारे पास में यहाँ पर वॉल्यूम प्रेजेंट है। तो कितना नया वॉल्यूम हमें चाहिए अगर इस मोलैरिटी का हमें सॉल्यूशन बनाना है? ठीक है, बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे मोलैरिटी इक्वेशन लगा के, और V1 की वैल्यू सिंपली यहाँ पर हमारे पास में सिर्फ कैलकुलेशन से आ जाएगी 0.1 डिवाइडेड बाय 12.38 इंटू 1000 सेंटीमीटर या 1 लीटर जो हमने यहाँ पर लिया है, क्योंकि यहाँ पर देखो हमने यहाँ पर जो वैल्यूज़ लिए हैं उनकी यूनिट्स हमेशा बराबर रखेंगे, तो ये जो आंसर आ रहा है हमारे पास में, क्योंकि हमने यहाँ पर ये 1000 ml में लिया है, तो जो दूसरा वॉल्यूम आएगा वो भी हमारे पास में ml में ही आएगा, यानी कि सेंटीमीटर क्यूब में ही आएगा, 8.1 सेंटीमीटर क्यूब। समझ गए? क्योंकि ये भी हमने सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट किया, 1 लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करके ही 1000 सेंटीमीटर क्यूब आया। तो ये V1 की वैल्यू हमने यहाँ पर इस तरीके से निकाल ली। तो इस तरीके से आप यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन क्लैरिटी के बना सकते हैं। तो ये था हमारे पास में आज टॉपिक, जहाँ पर हमने मोलैरिटी के बहुत सारे क्वेश्चंस बनाकर देखे कैसे हम यहाँ पर इनको इक्वेशंस को यूज़ कर सकते हैं, बना सकते हैं। फॉर्मूलेस क्या है हमारे पास में कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन को निकालने के लिए, तो ये मूल कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन के केस में कैसे लगता है, कैसे अप्लाई करते हैं फॉर्मूलेस, यहाँ पर क्या है, पूरा का पूरा टॉपिक आपका क्लास 12 में भी रिपीट होने वाला है, मूल कॉन्सेप्ट इन सॉल्यूशंस का। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे इसकी, क्वेश्चंस और भी करेंगे बहुत सारे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।